वेलकम बैक टू SK1AKS एंड वी आर बैक अगेन विद रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक फंक्शंस के साथ। सो द मेन द चैप्टर हेडलाइन दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमें ऑलरेडी समझ आता है एक रिलेशन क्या है। इट इज बेसिकली जस्ट रिलेशन इन द ऑर्डिनरी सेंस, जिसे एक ज़्यादा फॉर्मल मैनर में मैथमेटिक्स में डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सेट थियोरी। नाउ एक फंक्शन क्या होता है? वेल, अ फंक्शन इज बेसिकली जस्ट अ काइंड ऑफ रिलेशन जो कि आप एक सेट से दूसरे सेट तक डिस्क्राइब करते हो, और मे बी एक फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि विद इन अ सेट इटसेल्फ आप डिस्क्राइब करो, बट इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन डिफाइंड इन मैनर एज विल बी डिफाइनिंग। सो लेट्स जस्ट गेट अहेड विद वेल द हेडलाइन इटसेल्फ। रिलेशंस हमें ऑलरेडी पता है रिलेशंस क्या होते हैं। Now functions. So normally simplest terms में let's get a little historical here. तो historically ये जो concept था functions का it went on like this कि आपके पास कोई variable है मान लो x and आपके पास कोई दूसरा variable है y and y somehow x पे depend करता है कि जब x की value change होती है तो y की भी value change होती है। Then we say that y is a function of x. कि जब x चेंज होगा तब y भी चेंज होगा इन मे बी वॉट एवर काइंड ऑफ मैन। एंड ऐसा कैसे पॉसिबल है? वेल, इट माइट बी पॉसिबल कि y इक्वल्स कॉस ऑफ x। अगर मैं y को कॉस ऑफ x रिप्रेजेंट करूं, cos x रिप्रेजेंट करूं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको पता है कि जैसे x चेंज होता है cos x की वैल्यू भी चेंज होती है और sin x और tan x। सो ये आपके एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। देन इन दैट केस हमें पता है कि y इज वेल a function of x। तो यहां पे ये जो x है हमारा, इससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन। सो हियर वी हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन। एंड जो y है हमारा, this is the dependent variable। तो ऐसे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को डिफाइन किया गया था। नाउ द थिंग इज दैट व्हेन सेट थियरी केम अबाउट एंड कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस केम अबाउट, तब फंक्शंस को एक ज़्यादा प्रिसाइज और नॉट इवन प्रिसाइज, एक ज़्यादा फॉर्मल मैनर में डिस्क्राइब किया जा सकता था। एंड इट गोज लाइक दिस कि मान लो आपके पास एक सेट है, राइट, एंड आपके पास एक और सेट है। सो हियर यू हैव अ सेट ए, हियर यू हैव अ सेट बी, एंड सेट ए में आपके पास कुछ एलिमेंट्स है। तो अगर सेट ए में एक एलिमेंट है मेरे पास x, एंड मैं क्या कर सकता हूँ कि x को मैं x में बेसिकली कुछ cos x जैसा, x को cos जैसा कुछ मैंने कंसिडर किया, cos और समथिंग लाइक दैट और समथिंग लाइक एन इनवर्स, एंड इसमें मैंने x को एज एन इनपुट रखा। तब मुझे बेसिकली क्या मिलता है? मुझे एक आउटपुट मिलता है विच आई कॉल y, एंड आई से दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ x अगर ये मुझे टू अ डिफरेंट सेट लाता है। सो हियर वी हैव टू सेट्स अगेन a एंड b, एंड a एंड b के जो एलिमेंट्स हैं, मान लो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं x, मान लो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं y, तो x एंड y समहाउ रिलेटेड हैं, x एंड y के बीच कुछ रिलेशन है, और सेट a एंड सेट के b के बीच कुछ रिलेशन है, such that I can have something like a cos or something like an inverse, and when I put x as an input in that, तब मुझे basically y इस b के elements मिल जाती है। In that particular case we define that you have this y as a function of x। तो यहाँ पे फंक्शन को a kind of relation between two sets describe किया गया है, between two sets or within a set। This can also be described within a set, लेकिन there can be of course many kinds of relations। So what exactly is it that we are defining right here? What exactly we are defining right here is कि इस particular case में आपके पास you write it in such a kind of manner f such that a to b कि आपने कोई एलिमेंट ऑफ ए कंसिडर किया
एंड यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू कॉल अ फंक्शन, एंड इस फंक्शन को यूज करके you can get the elements of set B from the elements of set A. It is written in this way, or it is written in also in this way, and this is called F is a mapping from A to B. So that is basically what a function is. But you will notice right here कि हम लोगों ने इसे अगर set theory के terms में describe किया है, so we have done nothing more than what we have done here, nothing less either. हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली डिस्क्राइब किया दैट वेल अ फंक्शन इज बेसिकली दिस काइंड ऑफ रिलेशन. अगेन ये भी एक रिलेशन है, बस इसे सेट थ्योरी के टर्म्स में नहीं डिस्क्राइब किया गया. ये रिलेशन कुछ ऐसा है कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरा वेरिएबल चेंज हो जाता है. वन ऑफ देम कैन बी कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द अदर द डिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ अनदर थिंग दैट यू कैन सी राइट हियर इज कि अगर y x पे डिपेंड करता है तो मैंने x की वैल्यू चेंज की, क्या y भी चेंज होगा? तो वहां से एक इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट आता है. बट अगेन देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट राइट हियर व्हिच मेनी पीपल फेल टू रियलाइज. इट्स समथिंग लाइक आपने कुछ कंसिडर किया स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम, अ सिंपलेस्ट फॉर्मूला. Or the average speed is the total distance traveled over total time taken, and that is something everyone knows. Now यहाँ पे अगर मैंने डिस्टेंस को चेंज कर दिया कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ एक पर्टिकुलर जर्नी में, मेरी एवरेज स्पीड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चेंज हो जाएगी. बट ऑल्सो अगर मैंने एवरेज स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नी को चेंज कर दिया वाइल कीपिंग द टाइम सेम, तब डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा. तो अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो दूसरा वेरिएबल भी पहले वेरिएबल पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे व्हेन वी से दैट वेल y इज अ फंक्शन ऑफ x, इट इज ऑल्सो द केस दैट x इज अ फंक्शन ऑफ y. लेकिन अब ये जो फंक्शन हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इससे एज एन इनवर्स फंक्शन डिस्क्राइब कर दिया जाता है. एंड एन इनवर्स फंक्शन it basically goes like this, that if y is basically equal to f of x, then x is equal to f inverse of y. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनिशियली डिस्क्राइब कर दिया कि x equals f of y, in that case you write that y equals f inverse of x. So the notation isn't really of much use, लेकिन that is just how we usually use the notation as. लेकिन द जनरल थिंग इज कि इसके पीछे का जो आइडिया है वो आपको समझना है दैट व्हेन वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द अदर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट वेरिएबल. तो यहाँ पे क्या ये कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टिल होल्ड करता है? वेल इन सम ऑफ द केसेस यू माइट सी कि एक्चुअल में ये होता है कि एक क्वांटिटी होती है जो कि दूसरे पे चेंज करती है, दूसरी क्वांटिटी इंडिपेंडेंटली चेंज करती है. इट्स लाइक टाइम तो बेसिकली फ्लो करता है, टाइम किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, बट टाइम फ्लो करता है एंड उस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसी एंड पोजीशन जैसी सारी क्वांटिटीज डिपेंड कर सकती हैं. तो यहाँ पे टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. सो आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ द सेट थियोरी can of course be more mathematically rigorous and at least in the subject would do us more good. तो यहाँ पे हम लोग इसे कुछ ऐसे डिस्क्राइब कर देते हैं. Then again we can go ahead with the concept of domain, codomain and range of the function. But let me pause. Now I back once again. अब हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास कोई भी फंक्शन है जो कि बेसिकली दो सेट्स को आपका रिलेट कर रहा है. And then we could go ahead and discuss about the domain, codomain and range of this function. So domain हम लोग डिफाइन करते हैं ऑफ अ फंक्शन. वेल अगर आपके पास एक सेट है सेट A जहाँ पे आपके पास एक एलिमेंट है और मे बी देयर आर मेनी सच एलिमेंट्स इन दिस सेट एंड वेर यू हैव आपने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x को पिक कर लिया एंड देन यू हैव अ सेट B एंड देन यू कैन से कि आपके पास एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y है एंड यू कैन से कि आपके पास एक फंक्शन है, एक ऐसा मैपिंग है जो आपको सेट A से सेट B में ट्रांसफॉर्म कर सकता है. इसीलिए एक फंक्शन को एक ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं. सो इट इज बेसिकली नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग कि आपने एक चीज को एक वेरिएबल को इनपुट रखा तो आपको दूसरा वेरिएबल एज एन आउटपुट मिल गया. जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक्स स्क्वेयर इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. यू श्योर नो अगर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू फॉर इंस्टेंस अगर एक्स की वैल्यू आपकी 2 होगी
तब आपको पता है एक्स स्क्वेयर 4 होगा। नाउ व्हाट रियली हैज बीन डन हियर इज कि अगर मेरे पास एक फंक्शन एक्स स्क्वेयर है विच इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स पे डिपेंड करता है, देन इसमें जब मैंने x इक्वल्स 2 रखा एक इनपुट, तो स्क्वेयर होके मुझे दूसरा आउटपुट 4 मिल गया। सो आई टेक एन इनपुट एंड आई गेट एन आउटपुट। तो ये मुझे एक सेट से दूसरे सेट पे ले गया, एंड मे बी हो सकता है कि मुझे एक सेट से उसी सेट में किसी दूसरे एलिमेंट पे ला के रख दे। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड जस्ट फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि 2 and 4 दोनों रियल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं। अनदर थिंग राइट हियर कि यहाँ पे आप इमेजिनरी क्वांटिटीज भी कंसिडर कर सकते हो। सो द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि वहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी एंड उनके सम सारे इंक्लूड होते हैं, राइट? तो आप बेसिकली देख सकते हो इट इज एन इनपुट दैट यू गेट एन आउटपुट फ्रॉम। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेट है, यहाँ पे एक दूसरा सेट है, एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, एक मैपिंग विच टेक्स मी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड फ्रॉम एन एलिमेंट x टू एन एलिमेंट y विच इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज बेसिकली दिस एंटायर सेट ए। दिस सेट a इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, नथिंग मोर। तो जो डोमेन ऑफ f है दिस इज नथिंग बट सेट A। यहाँ पे को डोमेन ऑफ अ फंक्शन डिस्क्राइब किया जाता है एंड दिस इज नथिंग बट सेट B। तो जिस सेट के एलिमेंट्स को आप एज अपना इनपुट ऑफ द फंक्शन रख रहे हो, दैट सेट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। जिस सेट के एलिमेंट्स आपको एज आउटपुट्स मिल रहे हैं, दैट सेट इज द को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। एंड डोमेन एंड को डोमेन कुड बी द सेम सेट्स। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास आपने एक फंक्शन विद इन अ सेट इटसेल्फ कंसिडर किया है, तो आपने इस सेट से सारे इनपुट्स लिए एंड आपको आफ्टर दिस फंक्शन एक्ट्स ऑन द वेरिएबल्स ऑन द एलिमेंट्स, आपको इसी सेट में आपको किसी दूसरी वैल्यू पे रखता है बट इसी सेट में रखता है, देन दैट सेम सेट इज अगेन द को डोमेन। तो डोमेन एंड को डोमेन अगर विद इन द सेट फंक्शन लाई करता है, देन दे आर द सेम सेट्स, राइट? Otherwise different if it takes you to a different set. So this set that you began with is basically the domain. This set that you end up at is a codomain for a function from A to B, for a mapping from A to B. अब यहाँ पे एक और चीज डिस्क्राइब किया जाता है, range of this function. Now here's the interesting part कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ n number of elements हैं, यहाँ पे कुछ m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एंड ऐसा हो सकता है कि सेट A एंड सेट B के बीच में अगर आप एक कंपैरिजन करो तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं आते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट इज आई वुड से रियली स्पेशल थिंग एंड रियली इंटरेस्टिंग राइट हियर। क्योंकि अगर इनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हैं एंड फॉर इंस्टेंस आप मान लो कि n इज ग्रेटर देन m, राइट? n इज ग्रेटर देन m, तो उस केस में आपको क्लियरली पता चलता है दैट यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट, एक तो एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि आपको बाय दिस फंक्शन f ऑफ x फ्रॉम दीज एलिमेंट्स नहीं मिल सकता है। तो दैट सर्टेनली इज पॉसिबल। नाउ हाउ इज इट रियली पॉसिबल? आप कुछ ऐसा कंसिडर कर लो, हियर वी कुड कंसिडर समथिंग लाइक दिस। आपने नेगेटिव नंबर्स का सेट कंसिडर किया, राइट? तो here we can consider the set, no that wouldn't be a good example क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी आपका रियल नंबर का सेट हो सकता है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो सकता है, एंड आपने कोई ऐसा फंक्शन कंसिडर किया जो कि आपको रियल से कॉम्प्लेक्स वैल्यूज पे रख सकता है। बट इट इज सर्टेनली पॉसिबल कि ऐसे फंक्शंस अगर आपको रियल से कॉम्प्लेक्स वैल्यूज पे रखते हैं तो कोई तो आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि इस सेट से लेना पॉसिबल नहीं होगा। और यू माइट एज वेल कंसिडर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट? तो आप एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कंसिडर कर सकते हो। दिस विल बी अ ग्रेट एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक सेट A कंसिडर किया, यहाँ पे मैंने एक सेट B कंसिडर किया। अब एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंसिडर साइन ऑफ x। सो हियर वी हैव f ऑफ x as sin of x and this takes us from set A to set B. अब अगर आपने इसी चीज का एक इनवर्स फॉर इंस्टेंस कंसिडर कर दिया, सो इट्स समथिंग लाइक साइन इनवर्स ऑफ x, एंड मैंने इंस्टेड कहा कि साइन इनवर्स ऑफ x इज बेसिकली द फंक्शन दैट टेक्स यू फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो आपको बेसिकली पता है दैट दिस
हैज सम स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज, राइट। जैसे साइन फंक्शन की जो रेंज ऑफ वैल्यूज होती है, दिस इज फ्रॉम -1 लेसर देन और इक्वल टू sin of x lesser than or equal to 1, that is the range of values। तो अगर आपने यहाँ से x कंप्यूट करने की कोशिश किया तो ये एंगल 0 भी हो सकता है एंड इट कैन गो अहेड टू इंफिनिटी, बट वॉट एवर एंगल दैट यू स्टॉप एट, आपको हमेशा पता चलेगा कि किसी भी एंगल के लिए जो साइन फंक्शन की वैल्यू होगी, व्हेन यू पुट दैट एंगल इन द साइन फंक्शन एंड टेक आउट द आउटपुट, सो द साइन ऑफ दैट एंगल ये हमेशा -1 एंड +1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर हम लोग ऐसा सेट्स कंसिडर करते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज से कि यहाँ पे अगर आपने कुछ m नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखे एंड यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखे एंड यहाँ पे आपके पास कोई एलिमेंट है 2 एंड यहाँ पे कोई एलिमेंट है 1, यहाँ पे कोई एलिमेंट है -1 एंड इट गोज ऑल द वे अप टू लेट्स से बिटवीन 2 एंड -2। इसमें जो एलिमेंट्स है -2 एंड 2 के बीच लाई करते हैं। दिस हैज ऑल द एंगल्स दैट यू कुड कंसिडर। तो यहाँ पे अगर कोई बेसिकली एंगल है, मान लो मैंने π/2 कंसिडर किया, तो आई नो जब मैंने ये फंक्शन ट्राई किया है π/2 पे एक्ट कराने के लिए, सो यू नो साइन ऑफ π/2 इज बेसिकली 1, तो ये आपको इस एलिमेंट पे ले गया, राइट। सो दिस फंक्शन f एट π/2 इज 1। लेकिन अगर इस सेट में -1 से +1 के रेंज के आउटसाइड भी आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता है कि इस सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। दिस इज द सेट ऑफ एंगल्स, दिस इज द सेट ऑफ एंगल्स, दिस इज द सेट ऑफ वेल मे बी रिजल्ट्स। तो यहाँ पे कोई भी दूसरा सेट हो सकता है, लेट्स नॉट इवन कॉल इट एनीथिंग, लेट्स जस्ट कॉल इट सिंपली सेट बी। एंड जो फंक्शन जो हमारी मैपिंग है वो एक साइन फंक्शन है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिस पे अगर मैं फंक्शन एक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये एलिमेंट 2 देगा, right? And from the fact that there is no such element, you are clearly seeing कि यहाँ पे भी कुछ specific values हैं जो कि इस set से मिल सकती हैं। तो ये जो आपको specific values हैं, इन्हें images कहेंगे of these angles, right? Here in the name of set theory in this terminology. तो ये जो range होगा, ये range basically set of all images of x. Well, what is x here? The elements of set A, of elements of set A. When you are trying to go from set A to set B using a mapping F, for a mapping F from A to B, तो इसमें बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके जो इमेजेस हैं उसका सेट इज बेसिकली द रेंज ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे 2 इस रेंज के सेट में फॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 इज नॉट समथिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम एनी ऑफ दिस एलिमेंट यूजिंग द साइन फंक्शन। तो यहाँ पे कौन कौन से जो भी -1 एंड +1 के बीच में जो भी आपके एलिमेंट्स लाई करेंगे वो सारे इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ दिस फंक्शन में फॉल करेंगे। सो यू से दैट द रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज, तब आपने कह दिया रेंज ऑफ साइन x इज -1 to +1, right? And that is exactly how you define domain, which is जिस सेट से आपने शुरू किया है, जिस सेट के एलिमेंट्स को आप फंक्शन ऑपरेट करा रहे हो। को डोमेन की फंक्शन को सेट ए पे जब डोमेन पे आपने ऑपरेट करा है, तो जो सेट के आपको आउटपुट मिल रहे हैं तो ये पूरा सेट बी। अब यहाँ पे क्या सिर्फ -1 से +1 तक के जो आपके एलिमेंट्स है सिर्फ वही को डोमेन में फॉल करते हैं? नहीं, ये जो पूरा सेट बी है, इस पूरे को मैंने एक को डोमेन कह दिया। तो जिस भी सेट में आप बेसिकली जा रहे हो दैट इज योर को डोमेन। रेंज इज बेसिकली दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स। मतलब जिन एलिमेंट्स तक आप पहुंच सकते हो, जिन एलिमेंट्स को आप अचीव कर सकते हो बाई ऑपरेटिंग दिस फंक्शन ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन सेट, तो उन एलिमेंट्स के सेट को आप रेंज कहोगे, उसके बाहर के नहीं। सो दैट इज -1 से +1। सो -1 to +1 इज द रेंज ऑफ द साइन फंक्शन, एंड सिमिलरली -1 to +1 इज द रेंज ऑफ द कॉस फंक्शन।
and minus infinity to positive infinity is the range of the tan function, for instance, right? So that is the concept of domain, codomain, range. Another thing to note here कि आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि range is always a subset of the codomain. Range आपका कोडोमेन का सबसेट होगा क्योंकि this is a specific set that you take out from this codomain thing. So I think again we'll have to pause the video at this point and rub all of it, and after erasing all of it we'll continue with our further discussion. Back once again. अब हम लोग functions की categorization कर लेते हैं and that goes like this. Well, यहाँ पे हम इन्हें divide कर सकते हैं. पहले हम लोग देखते हैं in into and onto functions, into or onto, and then we'll categorize it under one and many one functions or mapping, whatever you want to call it. तो पहले यहाँ पे into versus onto की categorization देखते हैं. Well, it goes like this for two sets. Well, here you have a set A, here you have a set B. Now यहाँ पे जो भी आपके पास elements हैं and यहाँ पे आपके पास जो भी elements हैं, call them X, call them Y. अब यहाँ पे that X belongs to the set A, Y belongs to set B, and आपके पास functions हैं. एक particular मान लो कोई function आपने define किया, एक mapping from A to B such that f of x say gives you y. अब इसमें you can certainly see one thing right here that if x belongs to A, y belongs to B, हम लोग एक ordered pair, एक relation form करते हैं, or at least an element of this relation which belongs to f, this function. अब इस केस में into versus onto की categorization कुछ ऐसे होती है that when you consider the range of this function to be a subset of the codomain of the function, then we said that the function is an into function. जब यहीं पे जो range होती है, it is basically equal to the codomain, then it is an onto function. इसे physically देखा जाए इसका मतलब क्या होता है? Well, when range is a codomain, then what it basically means is कि आपके पास जितने भी range is a subset of codomain, तब यहाँ पे जितने भी आपके पास elements होंगे which are images of all the elements in set A that you can find in set B using, and you can find them using this function, this will be basically a subset of the entire of set B. मतलब set B में ऐसे भी elements हैं जो कि आपको इस function से from set A आपको set B में नहीं मिल सकते हैं. तो आपके पास कुछ specific, मान लो इसमें कुछ specific elements हैं which is basically the range of this function, and इस set के बाहर, इस range के बाहर भी आपके पास elements हैं in this set B, and वो elements आपको set A से नहीं मिल सकते. That is what it would mean when range is a subset of codomain. So the set of range basically has all the elements of the set of codomain has all the elements of the set of range, but more than that. And well, इसमें जितने भी elements हैं इसमें तो present होंगे, इसमें जितने भी elements हैं इसमें necessarily present नहीं है. That is what it means. So there are certainly such y's that you can't get from x's. इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको साइन फंक्शन से दिया था, तो अगर आपके पास यहाँ पे एक ऐसा सेट है विच इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर इंस्टेंस, तो इफ दिस बी इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड दिस ए इज द सेट ऑफ ऑल एंगल्स, यू कंसिडर ए इज द सेट ऑफ ऑल एंगल्स, लेट्स कॉल देम इन पाई रेडियंस, बी इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तब आपको पता है कि एंगल्स के अगर मैंने साइन फंक्शन कंसिडर किया है, so here f of x basically means sin of x. तब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से real number, so here you consider something like again 2, the simplest example. आपको इस sin of x इस function से 2 as a result नहीं मिल सकता, as an output नहीं मिल सकता है. 2 basically does not fall in the range of sin of x. The range of sin of x, the range of this function denoted by rf is what?
it is from -1 to +1, but the set B is basically the set of all real numbers. तो आपको क्लियरली पता है कि ये जो रेंज है दिस R of F, it is merely a subset of this entire of set B. मतलब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन साइन फंक्शन है ये एक इनटू फंक्शन है, क्योंकि इस रेंज के बाहर भी कई सारे एलिमेंट्स लाई करते हैं. इनफैक्ट इस केस में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स जो कि सेट बी के अंदर ही हैं बट इस रेंज के बाहर है, एंड यू कांट गेट दीज एलिमेंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए. सो दैट इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर केस. अगर यहीं पे दूसरे ऑनटू फंक्शंस की बात किया जाए तो यहाँ पे रेंज का सेट इक्वल होता है कोडोमेन के सेट्स के. मतलब आपके पास कोडोमेन में आपके पास सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आप इस फंक्शन को यूज करके सेट ए से फाइंड कर सकते हो. एंड हाउ डज इट गो? सो इट बेसिकली गो समथिंग लाइक दिस. फॉर इंस्टेंस कि यहाँ पे एक सेट ए है, एक सेट बी है, एंड अब हम लोग कौन सा एग्जाम्पल लें? लेट्स कंसिडर सम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल. हियर वी कंसिडर सेट ए टू बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट? एंड यहाँ पे सेट बी हम लोग यूज कर सकते हैं, सेट बी यूज कर सकते हैं टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. आई वुड से set B is the set of all integers. Z is, I think, right, the notation for the set of all integers. तो यहाँ पे अगर आपके पास all these elements हैं as in the set of real numbers, and here you have all the elements in the set of integers, and आपने कौन सा function describe किया? You basically say that, well, this function f of x that I am describing, you might say that it is the greatest integer function, or here we can just straight up put x. It is the greatest integer function. Greatest integer function, if you don't know what it is, तो आपने कोई भी नंबर कंसिडर किया है, कोई भी रियल नंबर. सो फॉर इंस्टेंस 3.9. सो अगर 3.9 आपके पास एक नंबर है, the greatest integer function acting on this 3.9 would basically give you the result as 4. मतलब जो integer just इसके बड़ा है, just write next to this particular decimal or whatever thing that you have, not greater than that, not lesser than that. Like in this particular case, 3 is not your result after having greatest integer function operate on 3.9. I think it would be a little tricky even for me to explain what the greatest integer function is. But it is basically that. अगर आपके पास 5.1 है, so 6 is what you have right here after having the greatest integer function operate on 5.1. So you have 5.1, जो integer just next है 5.1 के, just after 5.1, or let's consider कि 5.1 whether it is closer, if it is closest to any integer, तो यहाँ पे किस इंटीजर के सबसे क्लोज है 5.1? वेल 5 के. नाउ इफ 5 इज लेसर देन 5.1, सो यू जस्ट कंसिडर द नेक्स्ट इंटीजर ऑफ 5, दैट इज 6. अगर ये क्लोजर है, दैट इज फॉर इंस्टेंस 3.9 टू 4 के, एंड 4 इज ग्रेटर देन 3.9, सो इन दैट केस यू जस्ट कंसिडर 4. तो यहाँ पे आपके पास इफ यू हैव दिस सेट बी एज well the set of all integers and the set A as the set of all real numbers, and the function is the greatest integer function, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, यू कैन ऑलवेज हैव दिस ऑपरेट दिस फंक्शन ऑन ऑल दीज एलिमेंट्स, एंड आपको यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आके, कोई ना कोई इंटीजर आके मिल जाएगा. एंड सो वेल फ्रॉम द फैक्ट कि यहाँ पे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स पे इन फंक्शंस ऑपरेट करा के ये सारे एलिमेंट्स आपको ऑलवेज मिलना पॉसिबल होगा. व्हाट दैट मीन्स इज कि यहाँ पे जो रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, विच इज अगेन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, रेंज ऑफ इंटीजर्स के, और रादर द को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन दिस केस, which is basically the set of integers के equal है, and that is why the greatest integer function is an onto function in this particular case you consider. So when the range set equals the codomain set, it is an onto function. When the range set is merely a subset of the codomain set,
इट इज़ एन इनपुट इनटू फंक्शन। तो ऐसे हम लोगों ने एक कैटेगराइजेशन की है फंक्शंस या फिर मैपिंग्स की इनटू मैपिंग्स और ऑनटू मैपिंग्स। दैट इज अनदर कैटेगराइजेशन एज 1-1 और मैनी वन, जो कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। हम लोग एक और कैटेगराइजेशन देखते हैं। दिस इज अबाउट 1-1 एंड मैनी वन फंक्शंस। एंड यहाँ पे जो 1-1 एंड मैनी वन की कैटेगराइजेशन होती है, so I think this can be understood very well by the terminology itself. So पहली चीज मैं आपको बता दूं 1-1 मैनी वन फंक्शंस और मैपिंग्स। तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शंस होते हैं, मान लो एक वेरिएबल है x एंड इसे मैं जस्ट इन टर्म्स ऑफ द चेंजिंग आर्ग्यूमेंट और नल दैट के टर्म्स में अभी कंसिडर कर लेता हूँ। एंड आपके पास एक वेरिएबल है y इज अ फंक्शन ऑफ x। देन यहाँ पे अगर हमें इसे एज अ फंक्शन डिस्क्राइब भी करना है, वी हैव टू डिस्क्राइब इट इन सच अ मैनर कि आपके पास अगर एक वैल्यू है x1 फॉर इंस्टेंस एंड व्हेन यू फाइंड y ऑफ x1 and you find some value y1 for instance, then it doesn't have to be what you call a multi-valued function, which is described as multi-valued function, which is described as कि x1 के लिए आपको दो वैल्यूज मिल सकती हैं, मे बी y1 एंड y2। तो अगर आपके पास एक ऐसा पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट है फॉर इंस्टेंस x1 एंड इसके लिए आफ्टर ऑपरेटिंग द फंक्शन आपको दो वैल्यूज मिल गई y1 एंड y2, तो इस चीज को आप एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहोगे। नाउ मल्टी वैल्यूड फंक्शन इज सर्टेनली अ काइंड ऑफ फंक्शन, लेकिन जब हम लोग फंक्शन नेम भी कहते हैं तो वी ऑलवेज मीन नन मल्टी वैल्यूड फंक्शन, वी ऑलवेज मीन सिंगल वैल्यूड फंक्शन, राइट। तो जब भी हम लोग ये टर्म फंक्शन यूज करते हैं, दिस ऑलवेज मीन्स सिंगल वैल्यूड। अगर हमें मल्टी वैल्यूड को रेफर करना है देन वी नीड टू से इट इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड तो यहाँ पे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो ये कंसेप्ट मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया है। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन है, सो फंक्शन बेसिकली मीन सिंगल वैल्यूड। तो इससे आपको दो अलग अलग, यहाँ पे एक फंक्शन को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ऑपरेट करा के आपको दो अलग अलग डिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं मिल सकती है। दैट सेड हियर वी कैन गेट ऑन विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपको सेम डिपेंडेंट वेरिएबल मिले। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो यहीं से कैटेगराइजेशन आ जाती है 1-1 एंड मैनी वन मैपिंग्स की, कि अगर आपके पास दो बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स हैं इन वेल सेट ए फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे आपके पास हो गया सेट ए, यहाँ पे सेट बी। इफ हियर इज x1 एंड हियर इज x2, तो अगर आपके पास x1 एंड x2 एंड आपने एक मैपिंग डिफाइन किया है फ्रॉम a टू b by f, then when you evaluate f at x1 and अगर f at x1 f at x2 के इक्वल होता है, तो this necessarily means that x1 equals x2। इस केस में आपके पास ये पर्टिकुलर मैपिंग एक 1-1 मैपिंग होगी। अब यहाँ पे 1-1 बेसिकली मीन्स here you basically have one element in the particular set and that will give you one element in this particular set। कई सारे मैनी वन ऑन द अदर हैंड, इसे जस्ट टर्मिनोलॉजी से भी कंपेयर किया जाए, से हैव मैनी फंक्शन मैनी एलिमेंट्स दैट कैन गिव यू वन सिंगल एलिमेंट इन द अदर सेट। तो अगर f at x1 f at x2 है एंड अगर फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन x1 नेसेसरीली इक्वल्स x2, तब ये बेसिकली आपका मीन करेगा दिस इज अ 1-1 मैपिंग। And if this is the case that f at x1 equals f at x2, but this does not mean x1 equals x2, इस particular function के लिए नहीं, as we'll see an example that will be a sine or cosine, I'll surely show you, but this means that x1 doesn't equal x2। इस केस में एक many one function होगा, a many one mapping। तो अब कोई फंक्शन
1 1 इंटू हो सकता है, 1 1 ऑन टू हो सकता है, एंड मैनी 1 इंटू हो सकता है, मैनी 1 ऑन टू हो सकता है। दो अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट कैटेगराइजेशन की गई है, एंड ये दोनों कैटेगरीज में से एक, दोनों कैटेगराइजेशन में से एक कैटेगरी में फॉल करेगा, एंड यू कैन कंबाइन देम एंड से 1 1 इंटू एंड मैनी 1 ऑन टू एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे आपने कंसिडर किया, वी हैव सीन व्हाट 1 1 एंड मैनी 1 मैपिंग्स आर। लेट्स कंसिडर फॉर इंस्टेंस ए कॉस फंक्शन। तो अगर आपने लिखा है यू हैव अ कॉस फंक्शन एंड यू हैव टू एलिमेंट्स x1 एंड x2, एंड आपने लिखा दैट कॉस ऑफ x1 बेसिकली गिव्स यू कॉस ऑफ x2। तो यहाँ पे x1 है, x2 है, एंड ये आपको सेम वैल्यू, सेम डिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं। तो आपको सर्टेनली पता है, कंसिडरिंग द इनवर्स फंक्शन व्हाट यू कॉल राइट हियर, x1 cos के लिए तो तब आपका हो जाएगा x1 x2 प्लस 2n पाई के इक्वल होगा, क्योंकि cos ऑफ x2 प्लस 2n पाई cos ऑफ x2 के इक्वल होगा। यू नो दैट सर्टेनली राइट, क्योंकि 2n पाई वेर n is an integer, n has to be an integer। तो 2n पाई के साइकिल के बाद दैट इज फॉर एंगल्स, cos फंक्शन हमेशा रिपीट करता है, साइन फंक्शन भी रिपीट करता है। So yes, certainly saying what is happening right here, if cos of x1 is cos of x2, this doesn't necessarily mean that x1 equals x2, लेकिन एक जनरल केस में इसका मतलब होगा that x1 is x2 plus 2n pi where n is any certain integer। तो यहाँ पे since this is basically not happening, मतलब आपको कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स x1 x2 x3, कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स आपको सेम एलिमेंट एज आंसर दे सकते हैं, एज आउटपुट दे सकते हैं। cos is a many one mapping। तो cos फंक्शन एक many one mapping हो जाएगा। So there we see right there। Now you can have something like, अगर एक इनवर्स फंक्शन की बात किया जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑल्सो many one mapping, क्योंकि 2.2 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी कैलकुलेटेड फॉर 2.2, तब ये 3 होगा, 2.4 के लिए भी 3 होगा, 2.9 के लिए भी 3 होगा, और 2.99 के लिए भी 3 हो रहा है राइट। तो इस केस में कई अलग अलग इनपुट्स आपको सेम आउटपुट 3 दे रहे हैं, या फिर कोई भी दूसरा आउटपुट दे रहे हैं। सो दैट बेसिकली मीन्स इट इज अ मैनी वन मैपिंग। तो एक इनवर्स फंक्शन ऑन दी अदर हैंड देखा जाए, सो दैट इज अ 1-1 मैपिंग। क्यों? क्योंकि यू हैव x, and if you basically have x and you want to operate the inverse function, so called inverse function on this, तो आपके पास x1 and x2 है। then if 1 by x1 equals 1 by x2, तो यहाँ से सीधे आपको पता चल रहा है, तो x1 तो x2 के इक्वल है राइट। and if 1 by x1 is equal to x2, so this is by mathematical लॉज दैट x1 इक्वल्स x2, यहीं से पता चल गया, मतलब ये हमेशा एक 1-1 मैपिंग होगा। सो द इनवर्स फंक्शन फॉर इंस्टेंस इज अ 1-1 मैपिंग। दीज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लाइक cos एंड sin आर मैनी वन मैपिंग्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी एक मैनी वन मैपिंग हो जाएगा। सो दैट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ 1-1 एंड मैनी वन मैपिंग्स, एंड प्रीवियसली वी सा दैट फॉर ऑन टू और इनटू मैपिंग। अब ये जो इनवर्स फंक्शन इनफैक्ट डिस्क्राइब भी होता है, नॉट दिस इनवर्स फंक्शन। सो आई थिंक आई डू कंफ्यूज यू अ लॉट विद दैट। मैं अब इस इनवर्स फंक्शन की बात नहीं कर रहा। सो व्हेन आई टॉक ऑफ दिस, सो आई मीन समथिंग लाइक x1 एक एलिमेंट का इनवर्स। ये जो मैं इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा हूँ, दैट इफ यू हैव अ मैपिंग फ्रॉम a to b ऑफ f, तब आप f इनवर्स भी डिस्क्राइब कर सकते हो, जो कि आपको सेट b से सेट a तक ले जाता है। सो आई एम मैपिंग f इनवर्स फ्रॉम b to a। तो अगर फंक्शन हमारा ये एक cos फंक्शन है दैट टेक्स यू फ्रॉम a to b, विच इज अ सेट ऑफ एंगल्स टू अ सेट ऑफ मे बी टू सेट ऑफ इंटीजर्स और वॉटएवर, जहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज आपका -1 से +1 के तक ही ये बेसिकली एक्ट कर सकता है, आपको वो रेंज ऑफ वैल्यूज दे सकता है। देन f इनवर्स टेक्स यू फ्रॉम दिस रेंज ऑफ दिस cos फंक्शन दैट इज -1 से +1 तक टू दिस एंटायर सेट ऑफ एंगल्स, दैट इज अ cos इनवर्स फंक्शन। लेकिन ये चीज़ डिस्क्राइब हो सकती है सिर्फ मैनी वन ऑन टू फंक्शंस के लिए, सॉरी 1-1 ऑन टू फंक्शंस के लिए ही ये डिस्क्राइब हो सकती है, ये जो इनवर्स फंक्शन आपके पास है। और
Here you consider something like this, जो cos inverse का function भी होता है, like you certainly describe cos inverse function, but मैंने कहा कि ये सिर्फ 1-1 मैपिंग के लिए डिस्क्राइब होती है। cos तो आपके पास एक many one मैपिंग है, लेकिन you must have studied, अगर आपको आइडिया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस का, कि यहाँ पे आप बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यूज की बात कर रही हो। यू नेवर नो कि कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू की आप बात कर रही हो, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल वैल्यूज। तो अगर आपको एग्जैक्टली इन वेरिएबल्स को, इन फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है, ये चीज सिर्फ 1-1 ऑनटू मैपिंग्स के लिए डिस्क्राइब होती है, सिर्फ 1-1 ऑनटू मैपिंग्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास मैनी वन मैपिंग्स होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल y1-1, क्योंकि अगर मैनी वन मैपिंग्स होगी तो आपको कई सारे एलिमेंट्स एक सिंगल एलिमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो जब आपने इन्वर्स फंक्शन कंसिडर किया तो एक एलिमेंट आपको कई सारे एलिमेंट्स कैसे देगा, दैट इज सर्टेनली अ कंफ्यूजन। सो विच वन एलिमेंट इज दिस फंक्शन गोइंग टू गिव यू, क्योंकि ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है मतलब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब आपने अगर एक एलिमेंट का इनपुट दिया है तो ये आपको एक ही एलिमेंट का आउटपुट देगा। तो यहाँ पे आपने 1/1 कई एलिमेंट्स का इनपुट दिया, और एटलीस्ट जब हम लोगों ने इन्वर्स ट्राई किया तो यहाँ पे एक आपने इनपुट दिया, तो ये कई सारे आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि इट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन, दैट इज व्हाट अ फंक्शन इज। ये सिर्फ आपको एक ही आउटपुट दे सकता है। दैट इज वाई अगर यहाँ पे मैपिंग मैनी वन हो तो इट बेसिकली कांट गिव यू। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यूज की बात की जाती है ऑफ दिस कॉस इनवर्स फंक्शंस, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाएगी, तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर 1-1 हो सो इट हैज टू ओनली गिव यू वन पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। ये ऑन टू क्यों होना चाहिए? वेल ऑन टू इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आपका रेंज इक्वल होगा आपके कोडोमेन के, सो इट बेसिकली गोज लाइक दिस कि आपको what base range even means, और range equals codomain means मतलब आपके पास ये जो set of values हैं जो कि आपको मिल सकती है using the images और using all the elements in this particular set, मतलब एक set हो गया A, एक set हो गया B, and B में जितने भी elements हैं ये आपको मिल सकते इन elements से। तो आपके पास आपने ये एक element उठाया, तो this element you can basically फाइंड यूजिंग सम एलिमेंट राइट हियर, जिसपे फंक्शन एक्ट करेगा तो ये एलिमेंट दे देगा। अगर यहीं पे जो फंक्शन है इनटू है, तो ऐसा भी कोई एलिमेंट मिल सकता है जो कि आपने कोई भी फंक्शन यूज किया तो यहाँ पे कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट पे कोई फंक्शन यूज किया तो ये एलिमेंट नहीं मिलेगा। सो व्हेन यू इंस्टेड ट्राई द इनवर्स फंक्शन, देन जब आप इनवर्स फंक्शन ट्राई करोगे तो ये एलिमेंट आपका कहाँ पे जाएगा, दैट इज वेल द क्वेश्चन। एंड एक इनटू फंक्शन के लिए, एक इनटू मैपिंग के लिए इस एलिमेंट का कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई इसमें ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो कि आपका जिस पे ये फंक्शन एक्ट करे तो ये आपको एलिमेंट मिले। तो ऑब्वियसली दैट इज द क्वेश्चन दैट ये इसका आउटपुट क्या होगा, एंड दैट इज इसका कोई आउटपुट ही नहीं होगा। एंड दैट सर्टेनली मीन्स कि आप एक इनटू मैपिंग के लिए इनवर्स फंक्शन डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हो अनलेस यू आर कंसिडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज अगेन। सो दैट यू सी इज कि एक 1-1 ऑनटू मैपिंग के लिए ही इनवर्स फंक्शंस डिस्क्राइब हो सकते हैं। सो आई थिंक दैट वाज अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ फंक्शंस इटसेल्फ। कुछ और भी टाइप्स होते हैं जैसे इक्वल मैपिंग्स। नाउ इक्वल मैपिंग इज समथिंग लाइक दिस कि अगर आपके पास दो मैपिंग्स है जो कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स पे एक्ट कर रही हैं एंड आपको सारे एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट के लिए सेम वैल्यूज दे रहे हैं। सो इफ यू हैव f1 एंड इफ यू हैव f2 एंड f1 x पे एक्ट कर रहे हैं एंड f2 भी x पे एक्ट कर रहे हैं, सेम वैल्यूज दे रहे हैं एंड ये सारे x के लिए ट्रू है फॉर ऑल द x दैट बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर सेट, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों फंक्शंस वेल इक्वल हैं, मैपिंग्स इक्वल है, एंड दैट इज वेल एन इक्वल मैपिंग। तो ऐसे कुछ और भी मैपिंग्स डिस्क्राइब हो सकते हैं, बट आई थिंक दे आर वेरी ऑब्वियस जस्ट फ्रॉम देयर गिवन नेम्स, वी नीड नॉट डिस्कस देम राइट हियर, और यू माइट जस्ट look after their names and read a particular definition and just get that clear. This categorization is what basically matters the most. We'll be returning again with relations and functions in the future videos. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.